अच्छा, ये एडमिट ऑल मैनुअली करना पड़ता है? अच्छा, और जो बाद में आएंगे? अच्छा, एक ये बंद कर दें। अच्छा ठीक है, वो ऑन करना, वो उसके साथ था। हाँ, और ये तो जाहिर है कि आपका चल रहा है ना, तो बस ठीक है। एक ब्लैंक पेज मुझे ओपन कर दें बस। जी, चलिए बस ठीक है। जी, मुझे स्लाइड, जी स्लाइड शो कर दें नीचे से। चलिए, इसको मिनिमाइज कर दें या क्लोज कर दें? ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जो मेरी आवाज सुन नहीं पा रहा, कैन यू हियर मी? रेज हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू कैन हियर मी? कौन कौन मेरी आवाज सुन रहा है? हाँ, ओके जी, मोस्टली ओके। ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म की थी, और फिर मैंने एक एक्सरसाइज आपको दी थी कि उस एक्सरसाइज के थ्रू, एक कीबोर्ड मुझे दे दीजिए। उस एक्सरसाइज के थ्रू मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ काम करने के लिए आपको दिए थे, प्रैक्टिस के लिए कुछ काम करने के लिए दिए थे मैंने। मैं अभी आपसे पूछता हूं, बात मैंने एक्चुअली ये की थी कि सिंपली अगर आपके पास मैथ्स की बात की जाए, तो मैथ्स में जैसे एक बड़ा यूनिवर्सल सा दो फार्मूले जी के a प्लस बी का स्क्वायर हर क्लास में तकरीबन आप समझ लें कि वो हमें पढ़ना पड़ता है कि जी a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो अगर आप एक्सपैंड करें तो वो किसके इक्वल होगा। एक्चुअली इसमें भी ना ये क्यों इसके इक्वल है, इसमें भी समझ लें कि दो तीन स्टेप यहां पर मिसिंग है, और उसके बाद हम कह देते हैं ये इसके इक्वल है। तो रीजन तो होगी ना कि बाय दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, वो स्टेप नहीं हम पढ़ते, हमने वो रटा लगाया हुआ है कि a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। ठीक हो गया। इसी तरह से स्टेटिस्टिक्स में भी समझ लें, जिस तरह से उधर स्क्वायर ओपन करते हैं, तो स्टेटिस्टिक्स में भी इसे हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस, सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस। ये जो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस हैं, इसको भी अगर आप स्क्वायर को एक्सपैंड करें, ये उस तरह का स्क्वायर एक्सपैंड नहीं है जो ये वाला है, एक्चुअली है वही, क्योंकि उसकी भी डेरिवेशन के स्टेप्स आपको नहीं मैंने एक्सप्लेन किए, तो इसके भी डेरिवेशनल स्टेप नहीं आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा, लेकिन इंडिकेट ये कर रहा हूं कि अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करें, कुछ जो स्टेप इसके हैं मिसिंग, वो ही यहां पर भी मिसिंग, और हमें इससे कंसर्न नहीं है। तो एंड प्रोडक्ट क्या बनती है जो आपने याद रखनी है कि ये इसके इक्वल आएगी, दिस वन।
कि जी अगर आप सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस को स्क्वायर इसका एक्सपैंड करेंगे तो जो एंड प्रोडक्ट का आंसर आता है वो इसके बिल्कुल इसके इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसकी बजाय y कर दें तो ये भी इसी के ही इक्वल आ जाएगा। तो वो भी इसी के ही इक्वल आ जाएगा। और थर्ड वन है कि डेविएशंस का प्रोडक्ट, और वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये तीन जो आप समझ लें कि कुछ फार्मूले से हैं, वो आपने इसको याद रखना है। ये है भी थोड़ा सा, अगर आप एक पैटर्न से इसको याद रखने की कोशिश करेंगे तो ये पैटर्न से याद हो जाएगा। जैसे याद किसे कर लें कि जी यहाँ x है तो फर्स्ट टाइम जो है, अगर यहाँ पर x है तो फर्स्ट टाइम यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, ठीक, और अगली दफा इस स्क्वायर को जो है वो होल पे लगा के और डिवाइडेड बाय n कर देंगे। तो कम से कम दो फार्मूले तो आपको याद हो गए। अच्छा, अब एक्चुअली ये जो x स्क्वायर है ये वाला, ये यहां पर कुछ इस तरह से था, x इंटू एक्स था ये, ठीक। अब यहां पर एक डेविएशन x की है और एक y की है। तो फार्मूला आप ऐसे याद करेंगे कि जी यहां पर एक दफा x आना और एक दफा y, ठीक, और फिर इसके साथ समेशन अलग और इसके साथ समेशन अलग। यानी कि किसी तरह से भी एक्चुअली वो हमारे टीचर कहते होते हैं कि जी फार्मूले याद करने का एक ही बड़ा आसान सा फार्मूला है, और हम सारे टेंटिव हो जाते हैं कि जी टीचर को फार्मूला बताने लगा है कि फार्मूले याद कैसे करते हैं। तो कहता है जी कि फार्मूला याद करने का बड़ा आसान फार्मूला है कि आप इसे याद कर लें। बस आपके लिए भी यही मैसेज है कि किसी तरह से भी आपको ये फार्मूले जो है ज़ाहिर है याद करने हैं। वो कोई भी पैटर्न जो है वो हो सकता है। तो एक जैसे स्क्वायर एक्सपेंड किया है तो आप समझ लें कि स्टैटिस्टिक्स में हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें ये तीन कैलकुलेशन, किसी जगह पर मैं ये कैलकुलेशन लिख दूंगा और इक्विवेलेंटली ये कैलकुलेशन, दोनों के आंसर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो दोनों के दोनों आंसर जो है वो बराबर आएंगे। और किसी जगह पर मैं ये कैलकुलेशन कर दूंगा, इक्विवेलेंटली ये वाली अगर लिख दी जाए तो बराबर आएंगे। ये इसलिए आपको एक्चुअली ये दो अल्टरनेटिव्स दिए जा रहे हैं कि एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है, किसी जगह पर आपको इंफॉर्मेशन डेविएशन फॉर्म में देता है और किसी जगह पर इंफॉर्मेशन, इसे ना एक्चुअली डेस्क फार्मूला लोग कहते हैं, डेस्क फार्मूला, डेस्क फॉर्म उसकी। क्योंकि ये देखा जाए तो थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए कि यहाँ डेविएशन लेनी है वो डेसिमल में चली जाती है, स्क्वायर लेना है तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसलिए लोग इसे डेस्क फार्मूले के तौर पे याद कर लेते हैं। तो किसी जगह पर एग्जामिनर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन एक्चुअली देता है और किसी जगह पर आपको इंफॉर्मेशन जो है वो इस फॉर्म में जो है वो आपके पास अवेलेबल होगी। चले अब हम एक्चुअली उस जानिब आते हैं कि लास्ट टाइम जो आपको मैंने एक्सरसाइज एक दी थी करने के लिए कि जी वो आपने एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, कुछ कैलकुलेशंस मैंने की थी। तो कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने वो कैलकुलेशन कर ली हैं, यानी कि उनको कोई मसला नहीं आया और देन उनके आंसर्स भी मैच कर गए? तो आपने हैंड रेस करने हैं ये चीज बताने के लिए कि यस हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म कर ली हैं और हमें कोई इशू नहीं आए, आंसर्स जो हैं वो मैच कर गए। शाबाश कि जी हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लिए हैं, आंसर्स जो हैं वो मैच। देखो बच्चों, अब मेरे पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, अगर आप लोग फिजिकली मेरे पास क्लास में प्रेजेंट होते तो मेरी हैबिट ये होती है कि मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं और फिर मैं क्लास में विजिट कर रहा होता हूं, फिर रहा होता हूं, देख रहा होता हूं कि क्या स्टूडेंट कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा, फिर मैं वहीं पर उसकी करेक्शन कर देता हूं कि भाई नहीं आप रॉन्ग साइड पे चले गए हो, ये इस तरह से तो नहीं परफॉर्म करना।
लेकिन फिर मैं वही करेक्शन कर देता हूँ। और अब चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट हो गया है, तो मुझे नहीं पता कि आप क्या पॉसिबली क्या मिस्टेक कर रहे हो। तो दैट्स वाई अब मैं फर्ज करें हसीब ने एक्चुअली जो है वो शायद हाथ खड़ा नहीं किया, तो हसीब आप बता सकते हैं कि आपने वो कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं की तो क्या कोई इशू आ रहा था आपको? जी सर। कोई आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उस सिलसिले में कि जी मुझे ये इशू आ रहा था या मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी, या आपको अपनी मिस्टेक पता चल चुकी है? सर ये पता नहीं अभी क्या मसला है इसमें। पता नहीं क्या गलती हो रही है आपसे। तनवीर आपने क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व किया? तनवीर 723 आपने क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व किया? सर मैंने पिछले 2 में लेक्चर मिस किया था सर, तबीयत खराब थी तो अपलोड भी नहीं किए सर ने यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं अच्छा चले, ओके। वलीद आपने क्वेश्चन किया है? वो सर क्या सर नेटवर्क का इशू आया था। स्टार्ट में आपका लेक्चर रिसीव हुआ था 4-5, उसके बाद सर नेटवर्क बहुत स्लो हो गया था काफी। अच्छा तो चले, फिर हुआ ही नहीं थी, अच्छा वो लेक्चर भी नहीं थी अपलोड किया बाद में सर। अच्छा चले। जी फातिमा आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया? फातिमा चलें जी, जिन लोगों को तो लेक्चर्स के इश्यूज आ रहे हैं वो वीडियोस देख लें, और इन फ्यूचर फिर अगर वो कोई भी प्रॉब्लम पूछते हैं तो फिर हम उसको टर्न बाय टर्न एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट अब जॉब है, याद करें कि जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन थी, अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक मैंने आपको जितने भी स्टैटिस्टिक्स के आगे कुछ फार्मूले आने हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में, उन फार्मूलों को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स बनाने थे, वो मैंने आपको बनाने सिखाए हैं। उनको मिक्स अप करते हो जाएंगे तो हमारे नए नए फार्मूले बनते जाएंगे। जिन लोगों को कैलकुलेशन में इशू आ रहा है, तो एक्चुअली आप अगर जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, स्टडी मटेरियल जो कि आपने एक कॉलेज से फोटोकॉपी के तौर पे लिया था, ये सारी की सारी कैलकुलेशंस वगैरह जो है ना वहां पर भी एज इट इज अवेलेबल है। ठीक है ना, स्लाइड में हो सकता है तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट हो, चूंकि स्लाइड में मुझे बहुत सारी चीजें एक ही स्लाइड पर लेकर आनी पड़ती हैं, तो अदरवाइज वो सारी की सारी अगर आप बुक खोलेंगे तो वही एग्जांपल्स मैंने एक्चुअली स्लाइड्स पर लेकर जो है वो आया होगा। अब जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है कि डेटे को प्रेजेंट कैसे करें, although when the suitable statistical data have been collected, पढ़ चुके हैं क्वेश्चनेयर के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, जब भी हमारे पास कुछ डेटा जो है, कैलकुलेटेड डेटा जो है, अगर वो हमारे पास आ जाता है, अवेलेबल है, सुटेबल स्टैटिस्टिकल डेटा हैव बीन कलेक्टेड, अब कलेक्ट तो हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जी आपके पास सामान है, सफर पे जाना है, बहुत सारा सामान आपने इकट्ठा कर लिया है, अब आप सफर पे जाने लगते तो क्या कहते नहीं है यार इस सामान की पैकिंग कर लें ताकि वो कंडेंस हो जाए। आप एक तरह की चीजें ठूस ठूस के 2 बैग 3 बैग में आप लोग करते हो ना, तो आपके पास बहुत सारा सामान होता है और आप उसको ऐसे मैनेज करते हो कि चंद सूटकेस में
वो सारे का सारा आपका जो सामान है वो फिक्स हो जाता है। हमारे पास भी यही सिचुएशन है, बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लिया है, अब हमने उस जो कलेक्टेड डेटा है उसको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि देखने वाला फौरन इसको देख के पता चल सर जाए। बोर्ड शो नहीं हो रहा जी सर, बोर्ड शो नहीं हो रहा। किसी को भी बोर्ड शो नहीं हो रहा इस वक्त? नहीं अच्छा। सर, शेयर स्क्रीन नहीं हुई, हाँ, स्क्रीन शेयर कर दें। ओके ओके, मैं कहता हूँ। अतर साहब, यस सर। मैं कैसे कर लिया नहीं, हाँ मैं तो शायद ही हो रहा फिर इस तरह। नहीं, हाँ जी, अब आ रही है आपको स्क्रीन? यस सर। ओके ठीक है, हम अब सबको म्यूट पार्ट मेरा भी अच्छा, माइक सबके ऑफ करें, म्यूट ऑल कर देना। चलो ओके, चलें जी। जब हम कोई भी डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो डेटा कलेक्शन के बाद जो पॉसिबिलिटी यही है कि किस तरह से उस कलेक्टेड डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आए। एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर कर रहा था, सफर पे जाना है, सामान आप इकट्ठा कर लेते हैं, अपने ड्रेस भी और अपनी बुक कॉपी, हॉस्टल जाना है, तो आप उसी तरह से नहीं वो सारा सामान जो कि शायद एक पूरे बेड पर आपने रखा हुआ होता है, लेकिन जब आप उसको मैनेज करते हो तो 2 बैग बन जाते हैं, ठीक है ना, एक बड़े प्रॉपर फॉर्मेट में आप लोग जो है वो उस बैग्स वगैरह को जो है वो शेयर करते हैं। तो सिमिलरली जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप अब आपके पास यही आता है कि हाउ टू प्रेजेंट दिस डेटा, हाउ टू प्रेजेंट दिस डेटा। डेटा सेट को अब आपने प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन उस डेटा सेट की जो है वो किस तरह से आपने परफॉर्म करनी है। तो डेटा प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से आपने इसकी जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो आपने किस तरह से इसकी जो है वो परफॉर्म करनी है। अब डेटा प्रेजेंटेशन के लिए एक मेथड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये न्यूमेरिकल वे है डेटा को प्रेजेंट करने का। सेकंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये हम साइड बाय साइड करेंगे। साइड बाय साइड से मुराद होगी कि वही डेटा लिया जाएगा, उसका पहले मैं फ्रीक्वेंसी टेबल बनाऊंगा, उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह देते हैं, और फिर ये डिस्कस करेंगे कि इसी डेटा सेट को अगर ग्राफ की मदद से प्रेजेंट करना हो तो इसके लिए कौन सा सूटेबल ग्राफ है। एग्जाम में आपको जाहिर है ग्राफ बनाने के लिए तो नहीं कहेगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, चूंकि आपका एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, तो ये जरूर आपसे वो क्वेश्चन कर सकता है कि अगर इस किस्म का डेटा सेट हो। याद करें हमारे पास 3 टाइप के डेटा सेट्स थे। डेटा सेट में बी क्वालिटेटिव, डेटा सेट में बी क्वांटिटेटिव। इफ इट इज क्वांटिटेटिव देन देयर आर फर्दर 2 पॉसिबिलिटीज, डेटा सेट में बी डिस्क्रीट और डेटा सेट में बी कंटिन्यूस। तो 3 हो गए ना, कि क्वालिटेटिव डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा। तो आप देखेंगे कि तीनों किस्म के डेटा सेट्स के लिए मैं ये फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाऊंगा और तीनों डिफरेंट टाइप के डेटा सेट्स के लिए ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी की जाएगी। फिर ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें एक स्लाइड सा ड्रॉबैक है, साइड इफेक्ट कह रहे जैसे ना। इसमें एक अगर बहुत अच्छी चीज है, जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं बीमारी के लिए, किसी मेडिसिन वो एक्सीलेंट होती हैं,
लेकिन साइड बाय उसका साइड इफेक्ट होता है, तो डॉक्टर उस मेडिसिन को नहीं छोड़ता, उस साइड इफेक्ट को कवर करता है। तो इसमें जो कोई एक छोटा सा साइड इफेक्ट आएगा हम वो डिस्कस करेंगे, डिसएडवांटेज कह दें, तो फिर उसको हम एक और मेथड से कवर करेंगे। एक और मेथड है डेटा प्रेजेंट करने का, तो आ गया स्टेम एंड लीफ। बिल्कुल वो तना और पत्ते, जिस तरह से एक दरख्त होता है उसका स्टेम होता है, उसके साथ लीफ लगे हुए होते हैं, तो हम भी डेटे को स्टेम और लीफ की तरह एक तना बना के पत्तों की तरह हम अपना डेटा जो है वो उसके साथ स्टैक कर देंगे। तो बेसिकली 3 मेथड हमने डिस्कस करने हैं, हाउ टू प्रेजेंट डेटा थ्रू फ्रीक्वेंसी टेबल, थ्रू ग्राफ, and whenever there is a little bit problem through frequency distribution, then we will discuss another presentation technique, that is the stem and leaf display, that will cover the disadvantage of the first method, that is the frequency table. अब हम सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फर्ज करें कि ये अगर आपके पास डेटा है, नोट करें ये कैसा डेटा है। कंसिडर द डेटा अबाउट द जेंडर। स्टूडेंट से डेटा लिया और मैंने स्टूडेंट से जेंडर नोट कर ली। पहला जो स्टूडेंट है उसकी जेंडर मेल है, फिर फीमेल है, मेल है, मेल है, फीमेल है, मेल, फीमेल, मेल एंड सो ऑन। 10 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने डेटा लिया। ये कौन सा डेटा है? क्वालिटेटिव। तो पहला प्रॉब्लम अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि अगर क्वालिटेटिव डेटा आ जाए तो उस क्वालिटेटिव डेटे को फ्रीक्वेंसी टेबल की मदद से कैसे प्रेजेंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी टेबल। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ मेनी, कितने। अगर इस कमरे में 2 फैन लगे हुए हैं तो मैं कहूंगा फैन की फ्रीक्वेंसी 2 है। आपकी क्लास में स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी 22 है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ मेनी, कितने, काउंटिंग। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 22 है स्टूडेंट्स की, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 है स्टूडेंट्स की, उस क्लास में फ्रीक्वेंसी 15 है, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाउ मेनी नंबर ऑफ। फिर वो आपको एक और कैलकुलेशन कहता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखेंगे कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, और एक तीसरी ऑप्शन कह रहा है कि जरा इसकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करें। तो एक तो आपको उसने 3 इंफॉर्मेशन कही है। हमें एक्चुअली मुझे वर्ड इंट्रोड्यूस करना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरह से हम लोग जो है वो एकत्र करते हैं। और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि अब आपने इसको अप्रोप्रिएट ग्राफ, अप्रोप्रिएट ये नहीं आप उसने कहा ये ग्राफ, उसने कहा जो आप समझते हैं। और एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से ही आता है कि वो आपको कह देता है जी कि इफ द डेटा इज सेट इज क्वालिटेटिव व्हाट इज द अप्रोप्रिएट ग्राफ। वो ये नहीं कहता ड्रा द ग्राफ, वो कहता बस नाम बता दें कि अगर डेटा क्वालिटेटिव हो तो कौन सा ग्राफ जो है वो इसके लिए आप ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसका फ्रीक्वेंसी टेबल। बड़ा सिंपल है, जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं देखें, ये जो क्वालिटेटिव है इसमें 2 ही क्लासेस चल रही हैं, या मेल आ रहा है या फीमेल आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो मैंने लिख दिया मेल और दूसरी कैटेगरी फीमेल, आगे क्या लिख दिया फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी गिन के लिख दिए, और नीचे मैंने टोटल कर दिया। तो इट मींस कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना हो, क्वालिटेटिव डेटा हो, इस वक्त इस क्वालिटेटिव डेटे की 2 कैटेगरीज चल रही हैं, मेल और अ फीमेल। आगे उसका अगर आप नंबर लिख देते हैं तो इस टेबल को, सिर्फ इस 2 कॉलम्स को हम कह देते हैं ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, जिसमें पहला कॉलम ये बताता है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, और दूसरा कॉलम बताता है कि हर कैटेगरी में कितने कितने लोग हैं, हाउ मेनी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जो नेक्स्ट कॉलम है वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम है इसका अगर आप कह दें फार्मूला लिखें तो इसका फार्मूला होता है f डिवाइडेड बाय समेशन f। ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी ओवर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। अब देखें, अब आप इस नोटेशन से तो फेमिलियर हैं, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी, और ये क्या बना 10। ये 10 क्या चीज है? ये जो 10 है ये हमारे पास ये जो 10 है ये बेसिकली हमारे पास सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7,
डिवाइडेड बाय 10, ये पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी आ गई, और 3 डिवाइडेड बाय 10 ये सेकंड क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। तो किसी जगह पर भी हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.7। अच्छा, ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है एक्चुअली इसके मीनिंग क्या है, यानी कि ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने कैलकुलेट कर ली है इसके मीनिंग क्या है, क्या इसके मुराद क्या है। जब भी आप 7 डिवाइडेड बाय 10 किया आपने और आंसर आ गया 0.7, ये जो 0.7 है इसे आप कहते हैं आउट ऑफ 1। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग कर लेते हैं, इनको आइडिया नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जो डिनोमिनेटर में चीज हो, जो कुछ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, आप उसे 1 कह दें। लाइक एक टोटल मार्क्स 10 नंबर का पेपर था, ऑब्टेन्ड मार्क्स स्टूडेंट ने उसमें लिए 7 नंबर। 10 नंबर का पेपर था, उसके आए 7 नंबर। अगर मैं 7/10 कर दूं और आंसर आ जाए 0.7, अब इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इसको अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर 1 नंबर का पेपर था तो उस स्टूडेंट ने कितने नंबर लिए? 1 नंबर में से 0.7। जो भी डिवाइजर में क्वांटिटी आ जाए उसे कह दें कि ये 1 हो, तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ था, मैंने जो इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो अब आप कहेंगे कि 10 नंबर में से तो 7 नंबर आए हैं, आप ऐसा लिख लें चले। और अगर वो 1 मार्क का पेपर हो तो उसमें से उसके कितने नंबर आए हैं? 0.7 नंबर आए हैं। तो ये जो हम लिखते हैं ना 7/10 और इसका जो आंसर आता है 0.7, जिसे मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम दिया था, तो ये बेसिकली हमारे पास आप समझ लें कि आउट ऑफ 1 है। तो अब आप क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि टोटल अगर 10 स्टूडेंट थे तो 10 में से 7 मेल हैं, लेकिन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.7 का मतलब अब यह बनता है कि अगर पूरी जो डेटा सेट है इसमें सिर्फ अगर क्लास में 1 स्टूडेंट हो, सिर्फ 1, तो कितने मेल हैं? 1 में से 0.7 स्टूडेंट्स जो हैं वो मेल हैं, ओके, और 0.3 स्टूडेंट्स जो हैं वो फीमेल हैं। बिल्कुल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ही ये है, आउट ऑफ 1। आउट ऑफ 1 अकाई का कायदा बड़ी एलिमेंट्री क्लास में पढ़ा था, यूनिटी मेथड। अकाई जो होती है ना, उससे आगे चलना बड़ा आसान होता है। अब आप एक क्वेश्चन ये करेंगे, और एक चीज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 1, ये नहीं कि डाउटफुल क्या है, हमेशा 1। आप कहेंगे हाउ इज इट पॉसिबल कि इफ देयर इज ओनली 1 स्टूडेंट इन द क्लास एंड देन आउट ऑफ दैट 1 स्टूडेंट 0.7 स्टूडेंट्स आर मेल एंड 0.3 आर फीमेल। ओके, वाकई ये बड़ा कुछ इलॉजिकल सी इंटरप्रिटेशन लगती है। तो देन क्या करें? इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दें, जिसका समझ लें फॉर्मूला आपके पास आएगा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विद 100। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विद 100। सिंपल इज दैट। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ 1। ये था आउट ऑफ 1, और आउट ऑफ 1 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई आप करते हो वो आउट ऑफ दैट चला जाता है, वो आउट ऑफ 100 चला जाएगा। बिल्कुल सही है, आउट ऑफ 1 और आउट ऑफ 100। तो रिलेटिव और परसेंटेज ऐसी होती है ना, अगर मैं कहूं जी कि 10 में से 7 मेल हैं तो जरा परसेंटेज तो कैलकुलेट करें। आई थिंक सो फौरन सबने कैलकुलेट कर लेनी थी। ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है, बताना सिर्फ आपको ये था कि ये क्या किया था, ये आपने पहले आउट ऑफ 1 किया था। आउट ऑफ 1 किया था और उसके बाद आपने ये सारी की सारी जो कैलकुलेशंस हैं
वो आपने परफॉर्म कर दी थी। तो पहले आपने आउट ऑफ 1 किया था और उसके बाद आपने ये सारी की सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर दी। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है? relative frequency multiply with relative frequency multiply with relative frequency multiply with 100। तो ये आपके पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं कि जिस 70% जो है वो मेल है क्लास में और 30% जो है वो फीमेल है। तो एक्चुअली कोई जरूरी नहीं था बताना, आपको ये था कि ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये होती क्या है। अब जरा इसका एक और यूज देखें। फर्ज करें कि एक स्टूडेंट है, 10 नंबर का पेपर हुआ है और उसमें से उसने लिए हैं 7 नंबर। ओके, बाद में टीचर को इस बात का पता चला है कि ये पेपर 10 नंबर का नहीं था, ये पेपर था 20 नंबर का, और उसने गलती से इस स्टूडेंट को 7 नंबर जो हैं उसमें से नंबर अवॉर्ड कर दिए। अब ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्या वो अब पेपर 10 के ज़हन में रखते हुए 20 के हिसाब से दोबारा मार्क करे? लॉट ऑफ पेपर्स हैं और आपको अक्सर अपने कैलकुलेशन में इसकी जरूरत पड़ती है। आपने कैलकुलेशन कर दी 10 में से 7, बाद में पता चला जी नहीं जी 10 में से नहीं 7 में 20 में से। तो सिंपल इज दैट, क्या करें आप 7/10 कर लें। पता क्या बन गया? ये आउट ऑफ 1, ये बन गया है आउट ऑफ 1। और अब आपने इसे करना था आउट ऑफ 20। सिंप्लीफाई कर लें तो उसके 14 नंबर बनते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, अगर 10 में से 7 है तो 20 में से 14 ही बनने हैं। तो मैंने आउट ऑफ 1 करने के बाद जिस जानिब इसको लेके जाना था उस जानिब से मैं ले गया हूं। तो आउट ऑफ 1 करना, ये अब मैथ्स में, स्टैट्स में, जगह जगह पर ये आप देखेंगे। अगर मैं किसी जगह पर भी पार्ट ओवर होल लिख दूं, पार्ट ओवर होल, तो इससे मुराद ये होती है कि मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं आउट ऑफ 1 में, और फिर जिससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है वो उसी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अब 7/10 आप जब करते हो तो ये बन गया आउट ऑफ 1, और जब मैंने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया है तो ये बन जाता है 70। और आपको पता है जब भी 100 की बात करते हैं तो फिर ये नहीं कहते कि जी 100 में से 70 बस 7 ही लिख देते हैं, 70%। तो हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना आ गई, हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना आ गई, जिसका फार्मूला था फ्रीक्वेंसी ओवर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और फिर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना आ गई, क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है आउट ऑफ 1, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 100 तो देन वी कन्वर्ट दैट नंबर इनटू परसेंटेज फॉर्म। तो नंबर्स को हम एक्चुअल फॉर्म में भी लिखते हैं और नंबर्स को हम रिलेटिव टर्म्स में भी लिखते हैं, यानी कि आउट ऑफ 1 करके, और नंबर्स को हम परसेंटेज फॉर्म में भी लिख देते हैं, यानी कि आउट ऑफ 100 करके हम ये नंबर्स जो है वो लिख देते हैं। अब इसका ग्राफ कौन सा बनाएंगे? जब भी आपके पास क्वालिटेटिव डेटा सेट हो, यस दिस वन इज अ क्वालिटेटिव डेटा, तो क्वालिटेटिव डेटा सेट के लिए जो ग्राफ है उसको हम सिंपल बार चार्ट का नाम देते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर विच टाइप ऑफ डेटा सेट विच ग्राफ इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ टू ड्रॉ। तो सिंपल बार चार्ट जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ है अगर आपके पास क्वालिटेटिव डेटा सेट हो। तो सिंपल इज दैट, जो कैटेगरीज हैं उनको आपने एक्स एक्सिस पे ले लेना है, मेल एंड अ फीमेल, और जो फ्रीक्वेंसी है, जाहिर है ग्राफ में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, विच शुड बी ऑन एक्स एक्सिस, विच शुड बी ऑन वाई एक्सिस। तो जो कैटेगरीज हैं वो कैटेगरीज आपने एक्स एक्सिस पे मार्क कर देनी है, और फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो वाई एक्सिस पे। और देन मेल 7, तो ये देखें मेल जो है उसकी हाइट मैंने 7 की बनाई। इसकी ये जो बार की विड्थ है, ये वाली विड्थ, ये किसी के साथ रेलेवेंट नहीं है,
आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप नैरो भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो हाइट होती है बार की वो रिप्रेजेंट कर रही होती है हाउ मेनी। और इसी तरह से फीमेल भी, तो फीमेल्स आल्दो आप कहेंगे ये ग्राफ का क्या फायदा है, हाँ पिक्चर का। एक वर्ड आपने सुना होगा, पिक्चर स्पीक्स द 1000 वर्ड्स। ये आपने एक इंफॉर्मेशन सुनी होगी कि पिक्चर स्पीक्स द 1000 वर्ड्स, कि पिक्चर स्पीक्स द 1000 वर्ड से मुराद होती है 1000 वर्ड। देखें, आप अपने फादर के साथ बात करते हो, आप जाके कहते हो अब्बू पैसे दे दे मुझे ये चीज चाहिए, नेक्स्ट डे अब्बू पैसे दे दे मुझे ये चीज चाहिए। अच्छा 2-3 दिन ऐसे करते हैं, एक दिन आप कहते हैं अब्बू पैसे दे दे, वो अब्बू जरा ना आपको गुस्सीली नजरों से देखते हैं, चेहरे पर सख्ती आती है, गुस्सा उनके चेहरे पर आता है, कोई वर्ड नहीं बोला उन्होंने, आप कहते हैं अब्बू रहने दे मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा। तो इसे कहते हैं पिक्चर स्पीक्स द 1000 वर्ड्स, कि आपको बजाय इसके कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक कोई नंबर्स की फॉर्म में बतानी पड़े, तो नंबर की फॉर्म में इसकी जरूरत ही नहीं रहती, जस्ट पिक्चर्स बना दें और पिक्चर्स ही आपको सारा कुछ क्लियर कर देती है। अच्छा, इसकी जो आइडियल एग्जांपल है, अगर आप नोट करें कि जो क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं, तो क्रिकेट मैच में अक्सर वो आपको इस साइड पे जो है वो ओवर्स लगे हुए होते हैं और इस साइड पे वो रन्स, और उसके बाद वो बार्स वगैरह ऐसे करके बना देते हैं। तो उससे हमें ये गेस हो जाता है कि जी किस ओवर्स में कितने रन हुए और क्या कैसे पोजीशन चल रही थी ना। तो डेटा जितना ज्यादा लेंथी होगा, जितना ज्यादा उसमें नंबर्स होंगे, तो ग्राफ आपको नंबर्स पढ़ने की बजाय पिक्चर जो है, ग्राफ जो है, वो मैं कहता होता हूं कि जो ग्राफ होता है ना वो डेटे का फास्ट फूड होते हैं। फास्ट फूड हेल्दी नहीं होते। क्यों कहते हैं फास्ट फूड? जल्दी बन जाते हैं ना, जल्दी 1 मिनट 2 मिनट में जाके वो फूड तैयार हो गया। तो डेटा भी यही है कि बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं आपको ग्राफ से पता चलेगी, लेकिन फास्ट फूड के तौर पे आप फौरन जो है वो गेस कर लेते हैं कि इस डेटा सेट में क्या इंफॉर्मेशन है। तो कंपाइल कर रहा हूं कि whenever the data set is a qualitative, we can make it frequency table, or if we say which type of graph is appropriate, to simple bar chart is the most appropriate graph for the qualitative data. ये मैंने उसका जो है ना वो एक आप समझ ले कि डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि डेटा सेट जो है वो किस तरह से ड्रा किया जाता है, जब विच शोज द वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज एज द रेक्टेंगुलर बार्स। तो ये रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में जो है वो डेटा सेट। आप ना ड्यूरिंग लेक्चर्स बार बार नहीं रेज हैंड करेंगे, वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। मैं जब कहूंगा तब आप मुझसे सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो किया करेंगे, अदरवाइज तो हर 1 सेकंड के बाद ना वो रेज हैंड है, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। विद डिफरेंट लेंथ्स ड्रा अ सिंपल बार चार्ट to represent the population of 5 cities of the province पंजाब। ये मैंने जरा एक डिफरेंट एग्जांपल लिखी हुई है। यहां पर आप 5 कैटेगरीज हैं, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान। डोंट से ये क्वालिटेटिव है, कैटेगरीज ये हैं, जैसे वो मेल और फीमेल कैटेगरीज थी। इस वक्त हम पूछते हैं जी आपका ताल्लुक किससे है? जी लाहौर से। हम लिख लेते हैं लाहौर, आपका रावलपिंडी से, आपका फैसलाबाद से। तो मैंने यहां पर वही जरा एक टेबल बना के और फ्रीक्वेंसी टेबल बना के डेटा सेट लिखा था। अब अगर इसको मैं आपसे पूछता हूं कि जी किस इस डेटा के मुताबिक किस सिटी से लोगों का ज्यादा ताल्लुक है, तो आप कहें जी ठहर जाए जरा पढ़ लें। अच्छा जी 10,000 ये है, 4,000 ये है, 3,000 फैसलाबाद के हैं, 1,550 सरगोदा से हैं, ये मुल्तान से हैं। तो इसकी बजाय अगर मैं आपको कहूं जी यहां से बताएं, तो आपने फौरन नहीं कहना लाहौर सबसे कम, सरगोदा। इधर अभी आप टेबल शायद पढ़ ही रहे थे, तो दूसरे ने कहा जी साफ तो नजर आ रहा है लाहौर में सबसे ज्यादा है, सरगोदा में सबसे कम है, फिर उसके बाद मुल्तान की बारी आती है, फिर फैसलाबाद है, फिर रावलपिंडी है। फौरन आपने कर लिया। इधर आपको नंबर पढ़ने पड़ते हैं। मेरा ख्याल है कि शायद छोटा बच्चा जो है उसको भी अगर कहा जाए तो ये नंबर तो खैर वो नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर उससे सिर्फ यही पूछ लिया जाए जी कि सबसे ज्यादा वाली कौन सी है, तो बता वो भी सकता है कि ये देखें जी ये इस डेटा में लाहौर के लोग जो है वो सबसे ज्यादा शामिल है। तो whenever the data set is of qualitative data set, single characteristic, Lahore, Rawalpindi, Faisalabad, Sargodha, Multan, this is only a single characteristic, then the suitable graph to present this data set is called simple bar chart,
सिंपल, और बार इसलिए कहते हैं, सिंपल कहते हैं एक की वजह से, बिकॉज देर इज ओनली वन कैटेगरी दैट इज सिटी, कि कौन से इसमें टोटल कितने लोग हैं, इसके अलावा हमने टोटल के अलावा इसमें से कोई चीज हमने प्रेजेंट नहीं करनी, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ सिंपल। अच्छा, अगर यही जो डेटा सेट है, अगर इस डेटा सेट्स में हम टोटल की बजाय दो इंफॉर्मेशन अलग-अलग से प्रेजेंट कर दें, हाउ मैनी मेल इन दिस डेटा सेट एंड हाउ मैनी फीमेल्स इन दिस डेटा सेट, अब हमें हर कैटेगरीज के अगेंस्ट हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करने हैं। तो इसके लिए जो बार बनाएंगे अब दो दो बनेंगे, इसलिए इसका नाम है मल्टीपल बार। दो दो बार बनेंगे, लाहौर मेल भी प्रेजेंट करने हैं, लाहौर फीमेल भी प्रेजेंट करनी है। तो देखें, लाहौर के ऊपर मैंने दो बार्स लगा दिए, एक बार जो है वो नंबर ऑफ मेल्स को प्रेजेंट कर रहा है और दूसरा बार जो है वो नंबर ऑफ फीमेल्स को जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली रावलपिंडी में नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल, यहां पर आप की दे देते हैं। कलर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कलर नहीं करते हम, इस तरह से ना समटाइम ऐसे करके जरा शेड सा कर देते हैं और लिख देते हैं कि जी कि ये फलां चीज को प्रेजेंट कर रहा है और ये फलां। तो देखें कंपैरिजन हो रहा है कि हर सिटी के अंदर कंपैरिजन चल रहा है। फैसलाबाद में मेल्स की तादाद ज्यादा है, सरगोदा में भी ज्यादा है मेल फीमेल से, लेकिन लिटिल बिट मोर है, और लाहौर में शायद मेल्स और फीमेल्स का ज्यादा डिफरेंस है आपस में। तो फॉरन दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो और आपने पहले सिर्फ टोटल प्रेजेंट करना था, सिर्फ टोटल कंसर्न था, लेकिन अगर आपके पास प्रेजेंट करने के लिए एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक मेल एंड अ फीमेल, तो फिर उसके लिए जो सूटेबल बार है वो आपके पास आएगा मल्टीपल बार। मल्टीपल से मुराद ही वो है एक से ज्यादा बार, दो हो, इसमें तो जाहिर है दो ही कैटेगरीज हैं। अगर ट्रांसजेंडर तीसरी कैटेगरी में मैं लगा देता कि जी लाहौर में टोटल ट्रांसजेंडर कितने हैं, तो शायद वो तीसरी कैटेगरी ट्रांसजेंडर की भी यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले में आ जानी थी। तो इस तरह से whenever there is only one characteristics to represent simple bar chart, and when there are more than one characteristics to represent, then there is a multiple bar chart। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि इस ग्राफ को देख के बताना है कि रावलपिंडी में ज्यादा, इस डेटा के मुताबिक ये जो डेटा सेट हमने कलेक्ट किया है इसमें रावलपिंडी के लोग ज्यादा हैं, मैं टोटल पूछ रहा हूं, या फैसलाबाद के, तो शायद हमारे लिए इस ग्राफ को देख के ये करना, गेस करना मुश्किल है कि रावलपिंडी के लोग ज्यादा हैं। देखें, ग्राफ वो होता है जो फौरन, अब आप कहें जी कि इन दोनों बार्स को इकट्ठा कर लें, ओके, अगर हमारे पास एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एक से ज्यादा जैसे कि इसमें हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी मीनिंगफुल हो, यानी कि उनको अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो ये टोटल पॉपुलेशन बनती है, ठीक। तो फिर उसके लिए आप कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये दो हैं, लेकिन अगर इन दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए तो वाकई ये एक बड़ा मीनिंगफुल सी चीज बनती है, दैट इज द टोटल पॉपुलेशन। तो फिर इससे भी ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि आप डेटा सेट का कंपोनेंट बार बनाएं, तीसरे टाइप का बार, सिंपल व्हेन देयर इज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स। When there are more than one characteristics, there are two options. One is the multiple bar chart, another one is the component bar chart. करना सिर्फ ये है, मल्टीपल में हर जो बार है वो बेस से स्टार्ट होती है, बेस से, लेकिन कंपोनेंट बार चार्ट में जब आप एक बार बना लेंगे जिस हाइट की उसने कहा है, और जो दूसरी बार है उसको इस बेस से स्टार्ट करने की बजाय उससे ऊपर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखें, ये अब 10,355 तक ये बार गई है, और वो भी अब टोटल भी प्रेजेंट हो रहा है। तो हमें ये कंपोनेंट पोर्शन को कहते हैं, पीस को कहते हैं। तो जो टोटल बार है वो टोटल पॉपुलेशन को प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो एक एक कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कम से कम ये जो पिछली बार थी इससे, इसमें टोटल कहीं प्रेजेंट नहीं हो रहा, कंपोनेंट तो जरूर प्रेजेंट हो रहे थे, लेकिन आप कहेंगे दोनों कंपोनेंट को इकट्ठा कर दें तो वो भी एक इंफॉर्मेशन है, वो भी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है। तो फिर इसके लिए आपको कंपोनेंट बार चार्ट बनाने चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि ये जो बार्स हैं ये आप वर्टिकल भी बना सकते हैं
और हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बार भी आप लोग जो है वो बना सकते हैं। तो वो बार की कंडीशन नहीं है, उसमें कैटेगरी इस साइड पर आ जाएंगी और पॉपुलेशन इस साइड पर चला जाएगी। ये तीनों के लिए है, सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोजिट बार चार्ट में जो बार्स हैं इट मे बी वर्टिकल और इट मे बी हॉरिजॉन्टल एज वेल। अच्छा, अब मैं एक डेटा लिखने लगा हूं और आपने मुझे ये बताना है कि इस डेटा सेट को अगर प्रेजेंट करना हो तो किस ग्राफ से आप प्रेजेंट करेंगे। ओवर्स हैं, पाकिस्तान और इंडिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ओवर, 6 runs, 4 runs, 8, 3, 5, 9, 3, 3, 2, 9। ये मैंने ऐसे ही 5 ओवर थे, 2 टीमें खेल रही थी। पाकिस्तान ने जब अपना फर्स्ट ओवर खेला तो उसने 6 रन किए, इंडिया ने खेला तो 4 किए। इस साइड पे चले ओवर्स आ जाएंगे, इस साइड पे रन्स ले लें, फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। प्रेजेंट करना है कि हाउ मेनी रन्स मेड बाय पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड इंडिया। अब आपने मुझे रेज हैंड करके बताना है कि हमने 3 किस्म के बार्स पढ़े हैं। वन इज द सिंपल बार चार्ट, सेकंड वन इज द मल्टीपल बार चार्ट एंड थर्ड वन इज द कंपोनेंट बार चार्ट। इस वक्त स्पेसिफिकली ये जो डेटा आपके पास अवेलेबल है इसमें कौन सी टाइप का ग्राफ जो है ये एग्जाम में आ सकता है, तो पॉसिबल रहेगा। हाँ जी, रेज हैंड करेंगे ताकि आप लोग ये बता सकें कि कौन सा टाइप का जो ग्राफ है वो उस डेटा सेट पे मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। Mubashshir, which type of graph is the most appropriate for this type of data? मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट। तो मुबश्शिर को पूछा गया कि किस किस्म का ग्राफ इस डेटा सेट पे मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, तो मुबश्शिर ने आंसर किया है कि जी मल्टीपल बार चार्ट जो है वो उस डेटा सेट के लिए दैट शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ। ओके जी, जिसका माइक ऑन करता हूं ना मैं उसको आई थिंक सो का आइडिया हो जाता है कि किसका माइक मैंने ऑन कर दिया, तो वो खुद ही आंसर किया करेगा। जी उमर 733, किस किस्म का ग्राफ इसके लिए ठीक रहेगा? अब्दुल रहमान, सर आई थिंक मल्टीपल बार टास्क ठीक रहेगा। मल्टीपल बार चार्ट ठीक रहेगा। अच्छा ओके, मेरा ख्याल है कि लोगों ने ठीक आंसर किया है कि मल्टीपल बार चार्ट शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब देखें, फर्ज करें एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी यही थी, क्योंकि 2 चीजें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने प्रेजेंट करने थे, तो पॉसिबिलिटी या मल्टीपल की थी या कंपोनेंट की थी। अब कंपोनेंट इसलिए यहां पर नॉनसेंस है कि लाइक ये पाकिस्तान के रन्स हैं, ये पाकिस्तान के रन्स हैं 6, और आप कहेंगे कि आप इंडिया के रन्स कंपोनेंट की फॉर्म में इसके ऊपर बना दें। ओके, ये 6 रन्स हैं, ये 4 रन्स हैं, तो फिर ये जो टोटल बार है ये क्या प्रेजेंट करेगी? आप कहेंगे पहले ओवर में
दोनों टीमों ने मिलके कितना स्कोर बनाया है, ये तो नॉनसेंस इंफॉर्मेशन है जी। दोनों टीमों ने मिलके पहले ओवर में कितना स्कोर बनाया, ये तो नॉनसेंस इंफॉर्मेशन है। तो जो आपने कंपोनेंट हैं उनको इकट्ठा करना है, तो जब आप कंपोनेंट को इकट्ठा कर देंगे तो जो कंपोनेंट आप इकट्ठा करेंगे दैट इंफॉर्मेशन शुड बी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ये मैं कह रहा हूं कि ये वाकई मीनिंगफुल नहीं है कि जी पहली ओवर में दोनों ने मिलके जो है वो कितना रन्स बनाया है, ये तो वाकई बड़ी नॉनसेंस है। हाँ, अगर क्रिकेट मैच के रेफरेंस से देखा जाए तो फर्ज करें एक टीम खेल रही है और फर्स्ट पार्टनरशिप, पता ना फर्स्ट पार्टनरशिप, दो बैट्समैन होते हैं ना पार्टनरशिप के, इसमें से ये 30 रन्स एक बैट्समैन के हैं, ये 18 रन्स दूसरे बैट्समैन के हैं, और ये रन्स किसी के नहीं, जिसे वो एक्स्ट्रा 22 के रन्स और ये वो कहते हैं। ओके, ये तो फिर एक बैट्समैन के रन्स हो गए, एक कंपोनेंट, ये दूसरे बैट्समैन के रन हो गए, दूसरा कंपोनेंट, ये फर्ज करें 2 रन्स हैं, एक्स्ट्रा 22 वगैरह के हैं जो किसी भी बैट्समैन के या नो बॉल्स के रन होते हैं। तो फिर ये जो टोटल बार है ये वाली, ये क्या प्रेजेंट करेगी? सबने मिलके कितना स्कोर किया? इज इट सेंसेबल? यस, इन क्रिकेट लैंग्वेज इट इज अ सेंसेबल, इट है पार्टनरशिप बोलते हैं, दोनों ने मिलके कितना स्कोर किया है, यस पार्टनरशिप कहलाती है, पार्टनरशिप है। अगर आप आजकल वो वो कोरोना वायरस का चल रहा है, आप ये कह सकते हो कि ये फैसलाबाद है, ओके, 30 पेशेंट जो हैं इस वक्त कोरोना से इफेक्टेड है, इस वक्त स्टिल हॉस्पिटल्स में इफेक्टेड हैं, ये इस तरह से हैं। 18 की ऑलरेडी लाइक ऐसे ही खुदा ना खास्ता कह रहा हूं डेथ हो चुकी है, 2 रिकवर भी हो गए, सेहतमंद होकर अपने घरों को चले गए, 30 स्टिल एडमिट हैं, 18 की डेथ हो चुकी है, 2 जो हैं वो कवर होके चले गए। ओके, बस आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये फिर टोटल बार क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो टोटल बार रिप्रेजेंट कर रही है कि फैसलाबाद में टोटल कोरोना केसेस थे कितने, 30 अभी भी एडमिट हैं, 18 पास्ट अवे हो चुके हैं, 2 रिकवर हो चुके हैं, ये भी इफेक्टेड थे ना, कवर हो गए, तो 50 थे जिसमें से 30 अभी भी हैं, 18 की डेथ है, 2 कवर हैं। इसी तरह से अगर आपसे वो कराची में पूछा जाए तो मे भी उनका बार ज्यादा लेंथी हो कि जी वहां पर अभी भी ज्यादा पेशेंट हैं, डेथ भी ज्यादा हुई हैं, और जो पेशेंट रिकवर हुए थे वो भी जो है वो इतने नहीं है, ज्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी आपने कंपोनेंट्स को इकट्ठा करना है, तो जब कंपोनेंट्स इकट्ठा करें तो जो इकट्ठा करना है कंपोनेंट दैट शुड बी सेंसेबल। तो ये कहा जा रहा है। तो 3 किस्म के बार चार्ट आपको टीच किए गए, सिंपल, मल्टीपल और कंपोनेंट बार चार्ट जो हैं वो आपको एक्चुअली टीच किए गए। ये जो डेटा सेट है, जो पहले डेटा सेट था वो था क्वालिटेटिव, ठीक, और मैंने आपको साथ उसका ग्राफ भी बता दिया कि अगर सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक हो तो कैसे, अगर मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो किस तरह से आपने ये बनाना। ये जो डेटा सेट है, फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स, कितने प्लांट्स जो हैं पौधे वो इन्फेक्ट हुए हैं, फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 20 एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स। 20 प्लॉट थे, पौधे लगाए गए थे वहां पर, और उनके ऊपर इंसेक्ट्स का शायद हमला हो गया, और हमने अब वो काउंट करके बताना था कि हर जो एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है, हाउ मेनी इन्फेक्टेड प्लांट्स इन ईच प्लॉट। ये एक ओरिजिनल डेटा सेट दिया गया कि जो पहला प्लॉट था उसमें सिर्फ एक इन्फेक्टेड प्लांट था, सिर्फ एक प्लांट ऐसा था जिसको नोट किया गया, उसको इन्फेक्शन हुई थी। दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल प्लॉट था उसमें 2 प्लांट्स इन्फेक्टेड निकल आए,
अगले में सबसे ज्यादा 4 थे, फिर 3 थे, 0 बिल्कुल नहीं, वहां सारे प्लांट ठीक थे, तो एंड सो ऑन। तो ये आपके पास 20 एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स होंगी, ठीक है ना। अब जरा नोट करके बताइए कैसा डेटा है। ये डेटा क्वालिटी तो नहीं है, ये तो क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी है, तो डेटा तो क्वांटिटेटिव है, बिल्कुल सही है। और क्वांटिटेटिव में 2 तरह के डेटा सेट्स होते हैं, एक डिस्क्रीट डेटा सेट होता है और एक कंटिन्यूस डेटा सेट। ओके, पहचान है हमें डिस्क्रीट कंटिन्यूस की। डिस्क्रीट दैट कैन अज्यूम ओनली होल नंबर वैल्यूज, स्पेसिफिक वैल्यूज, नॉट द डेसिमल वन। तो दो नंबर ऑफ प्लांट मैंने कहा था जिनमें गिन सकें, तो जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं जिनको इन्फेक्शन हुई होगी वो या 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे, डेसिमल में तो नहीं आ सकते। जैसे नंबर ऑफ पेशेंट अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस है, ये तो नहीं आप कह सकते जी 2 बड़े थे 1 बच्चा था तो 2.5 हो गए, बच्चा आधा होता तो ऐसा तो नहीं है, वो भी एक इफेक्टेड पेशेंट कहलाएगा। तो इस तरह से डेटा सेट इस वक्त क्वांटिटेटिव है और कौन सा डेटा है, डिस्क्रीट डेटा। तो डिस्क्रीट डेटा सेट का जब हमने फ्रीक्वेंसी देखें, टेबल क्यों बनाना जरूरी है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि कितने प्लॉट्स ऐसे हैं जिनमें 3 इन्फेक्टेड प्लांट्स थे, 3 इन्फेक्टेड प्लांट, आप कहेंगे गिन के बताते हैं, 1 2 3 4। तो आपने ये सारी रीडिंग पढ़ी और फिर मुझे आंसर किया कि 4 फील्ड ऐसे हैं जहां के 3 पौधे जो थे वो किसी इन्फेक्शन की वजह से वो इन्फेक्टेड थे। तो इसकी बजाय मैं इसी को अगर एक टेबल बना के लिख दूं, उसमें आपने क्या करना है कि आपने डेटा की मिनिमम वैल्यू नोट कर लेनी है और डेटा की मैक्सिमम वैल्यू नोट कर लेनी है। अब 0 डेटा की मिनिमम वैल्यू थी, मैक्सिमम 4 थी। अब जो प्लांट्स हैं, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स, 0 के बाद नेक्स्ट पॉसिबल नंबर क्या आ सकता है, नेक्स्ट पॉसिबल नंबर 0 के बाद अगर वो डिस्क्रीट डेटा हो तो 1 नहीं आ सकता है ना, डेसिमल में तो नहीं प्लांट इन्फेक्टेड हो सकते। और उसके बाद 2 3 4। अब बिल्कुल क्वालिटेटिव डेटे की तरह हमने ये क्वालिटेटिव डेटे को इसी तरह से ही आपने प्रेजेंट कर देना है। और देन उसके बाद ये ना थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे है, टैली, एक वर्टिकल लाइन जिसे टैली कहा जाता है। मैं जरा बैक स्लाइड पे चला जाता हूं। लाइक इधर ही टेबल बनाना हो तो मैं क्या करता हूं, मैं कह देता हूं 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। अब how many number of times the 0 will occur? Instead of reading all the data one by one, it is much easier to make a column that is called the tally column. Tally, सिंगल वर्टिकल लाइन को टैली कह देते हैं। ओके, पहली रीडिंग पड़ी 1 है, तो आप क्या करें, 1 के आगे एक वर्टिकल लाइन लगा दें, दैट इज कॉल्ड टैली लाइन। अगली रीडिंग है 2 के आगे एक वर्टिकल लाइन लग गई। नेक्स्ट रीडिंग 4, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 1, फिर एक लाइन लगा दें, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, 1, देन 1, देन 0। तो ज्यादा आसान नहीं है कि जो नंबर आता जाएगा हम उस नंबर के आगे एक लाइन लगाते जाएंगे, उसे हम टैली लाइन कहेंगे। तो पता है इससे आपको डेटा कितनी दफा रीड करना पड़ेगा, जस्ट 1 टाइम। क्यों, जैसे ही रीडिंग आई, अदरवाइज आपने क्या करना था, मैंने कहना था डेटा में 0 कितने हैं, तो आपने सारा डेटा पढ़ना था, देखना था जी अच्छा जी 3 0 आ रहे हैं या 4 0 आ रहे हैं या 5 0 आ रहे हैं, 1 कितने हैं, तो फिर सारा डेटा पढ़ना था आपने। तो डेटा आपने 1 टाइम रीड करना है। 1 टाइम मैंने डेटा रीड किया और जैसे ही वहां पर जितने जितने प्लांट्स आते गए, मैंने एक वर्टिकल कॉलम बना लिया जिसे हम टैली कॉलम कहते हैं। अब टैली कॉलम में ये होता है कि जब 4 टैलीज कंप्लीट हो जाती हैं तो जो 5th टैलीज है उसे हम अक्रॉस द फर्स्ट 4 टैलीज जो हैं वो मार्क कर देते हैं। तो मेक अ पैकेट ऑफ 5 टैलीज। ये कितनी टैलीज हैं, 5 तो ये पैकेट बना हुआ, ये 6ठी टैली है, ये 4 है, ये 4 है, ये 1 है। अब इसके बाद क्या करेंगे,
इसके बाद हम इसको काउंटिंग करके लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी, अब देखिए ना पैकेट बने हुए हैं टैलीज के, तो ज्यादा आसान है 5 6 4 4 और 1। और अब मेरे लिए बड़ा आसान है कि जी 5 फील्ड ऐसे थे जिसमें कोई भी प्लांट इफेक्टेड नहीं था। 6 फील्ड ऐसे मिले हैं जिनमें एक एक प्लांट सिर्फ इफेक्टेड था, और एक फील्ड ऐसा मिला है जिसमें टोटल 4 प्लांट जो थे वो हमारे लिए इफेक्टेड थे। अब अगर आप इस डेटे पे नजर दौड़ाएं तो शायद हमारे लिए ये नोट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि जी कितने प्लांट ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं थी, कितने प्लॉट्स में एक एक प्लांट इन्फेक्टेड है, कितने में 2-2 हैं, कितने में 3-3 है। लेकिन अगर आपने ये टेबल बनाया हुआ है तो मेरा ख्याल है कि अब आप फौरन हमें आंसर इस टेबल को देख के कर सकते हैं। जो बड़ा सीधा सीधा है, 5 फील्ड में तो कोई भी इन्फेक्टेड प्लांट हमें नहीं मिला, 6 में 1 मिला है, 4 में 2 है, 4 में 3 है और 1 में है, एंड सो ऑन। तो ये बड़ा आसान है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी ओवर द टोटल। तो पहली फ्रीक्वेंसी है 5, टोटल है 20, तो 5/20 इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको रीड कैसे करेंगे? अगर पूरा सिर्फ और सिर्फ एक प्लॉट होता, 1 एक्सपेरिमेंटल प्लॉट ओनली, एक में से 0.25 प्लॉट ऐसे थे जिनमें कोई भी इंफेक्टेड प्लांट्स नहीं मिला उन्हें, एक में से 0.3 प्लॉट, एक में से 0.2 प्लॉट, ये तो बड़ा नॉनसेंस है कि जी एक एक्सपेरिमेंटल प्लॉट हो तो उसमें 0.2, तो क्या करते हैं हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज 100 में से बना देते हैं। तो पहले आउट ऑफ 1 बनाया, फिर आउट ऑफ 100 परसेंटेज फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो 25% फील्ड ऐसे थे जहां पर इंफेक्शन थी ही नहीं, 30% फील्ड ऐसे थे वहां पर सिर्फ एक इंफेक्टेड प्लांट मिला, 20% में 2, 20% में 3 और 5% फील्ड ऐसे थे जहां पर उन्हें 4 इंफेक्टेड प्लांट्स मिले। बताने का मकसद ये है कि है तो बड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर मैं ये आपको यहां से पूछूं कि जी कितने परसेंट फील्ड में इंफेक्शन है ही नहीं, यहां से शायद ये मुश्किल है, और इस टेबल से हमें ये बताना जो है वो बड़ा आसान है। तो यही आपको एक्चुअली टीच किया जा रहा है कि व्हाट इज द वे ऑफ कंडेंसिंग द डेटा। कंडेंस कर दिया ना मैंने, एक प्रॉपर वे से प्रेजेंट किया है, बजाय इसके कि वो लाइनें की लाइनें लिखी हुई हों, एक प्रॉपर फॉर्मेट मैनेज करके। जिस तरह से मैंने कहा था सफर पे जाना है, आप सारा सामान तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सफर पर जाने के लिए उस सामान को आप मैनेज करते हो, अपने बैग बनाते हो, क्लोथ को बड़े तह लगा के रखते हो ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम सामान आप जो है वो मिनिमम स्पेस पे ले जाएं। तो मैंने भी यही काम किया है, मिनिमम से मिनिमम स्पेस में मैंने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कि जी कितने कितने हैं, आउट ऑफ 1 भी आ गया है, परसेंटेज फॉर्म भी आ गई है। तो ये सारा कुछ जो है वो मैंने जो है वो एक मैनेज में। अब इसका ग्राफ कौन सा होना चाहिए? तो इसका ग्राफ भी सिंपल बार चार्ट। डेटा क्वालिटेटिव हो, डेटा डिस्क्रीट हो, तो आप सिंपल बार चार्ट से ही दोनों डेटा सेट को प्रेजेंट करिया करेंगे, सिंपल बार। अब यहां पर कैटेगरीज की बजाय नंबर ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स आ जाएंगे और उसी तरह से वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। तो फौरन कहेंगे कि जी 6 प्लॉट ऐसे हैं जहां पर एक एक इन्फेक्शन प्लॉट मिला है और 5 प्लॉट ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल इन्फेक्शन थी ही नहीं, और इसी तरह से 4 प्लांट्स ऐसे हैं जहां पर उन्हें एक एक मिला है। तो सिंपल बार चार्ट फिर 2 टाइप के डेटा सेट के लिए, व्हेन द डेटा सेट इज क्वालिटेटिव सिंपल बार चार्ट, और व्हेन द डेटा सेट इज डिस्क्रीट देन अगेन वी ड्रॉ द सिंपल बार चार्ट। तो एग्जाम में आपको प्रॉपर्ली ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, फॉर विच टाइप ऑफ डेटा सिंपल बार चार्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। हो सकता है वो सिर्फ क्वालिटेटिव लिखे तो आप देखते हैं जी क्वालिटेटिव डेटा के लिए, या डिस्क्रीट डेटा सेट के लिए। हाँ, अगर दोनों लिखे हुए हैं तो जरूर एक ऑप्शन बोथ भी लिखी हुई होगी, बोथ डिस्क्रीट एंड क्वालिटेटिव डेटा सेट के लिए। अच्छा, ये जो एक प्रेजेंटेशन है पाई चार्ट, मैं इस प्रेजेंटेशन को करता हूं, फिर आपसे क्वेश्चन करूंगा, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो मैं आपसे पूछूंगा। इसमें
क्रॉप्स हैं, द फॉलोइंग डेटा, मैं अगर डेटा पढ़ूं, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द यूज ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर ऑन डिफरेंट क्रॉप्स। मुख्तलिफ क्रॉप्स पे यूरिया फर्टिलाइजर जो है वो यूज की जा रही है। ऑन व्हीट, क्योंकि ये थाउजेंड्स ऑफ केजी है, तो इसका मतलब है कि इस रीडिंग का मतलब है कि ओवरऑल कहीं ये पाकिस्तान का डेटा है जिसके मुताबिक व्हीट की जो क्रॉप है 75,000 केजी जो है ये व्हीट फर्टिलाइजर जो है वो अकेली व्हीट की क्रॉप पे यूज हुई है। तो मैं बार बार जो है वो 1000 इसलिए नहीं पढ़ रहा कि यहां पर नंबर मैंने लिखा हुआ है कि इट इज इन 1000 फॉर्म। शुगर केन, गन्ना 80,000 ऑफ केजी, मेज मकई 30,000 ऑफ केजी, एंड लिंटल्स, दालें वगैरह को लिंटल्स बोलते हैं, तो 15। तो टोटल जो फर्टिलाइजर यूज हुई है इन चारों क्रॉप्स पे वो 200,000 केजी फर्टिलाइजर यूज हुई है। बिल्कुल अगर इस डेटा सेट को प्रेजेंट करना हो तो सही है, आप इसको सिंपल बार चार्ट से प्रेजेंट कर सकते हैं। व्हीट, शुगर केन, मेज और लिंटल्स, अलग अलग इनके बार्स बन जाएंगे कि जी ये 75 हो गया, ये 80 हो गया, ये 30 हो गया और ये 15 हो गया। ठीक, सिंपल बार चार्ट बन सकता है। लेकिन यहां अगर आप एक और चीज नोट करें, अगर मेरा कंसर्न हो कि ये भी नोट करना है कि टोटल में से, यानी कि 200 भी कहीं प्रेजेंट होना चाहिए, टोटल में से हर कंपोनेंट का कितना कितना शेयर है, तो फिर हम क्या करते हैं, अब आपको एग्जाम में एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं जरा थोड़ी ज्यादा डिटेल में चले गया हूं। एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा सिंपल आएगा, पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट में क्या किया जाता है, एक सर्कल को डिवाइड कर दिया जाता है, जितने पोर्शन रिप्रेजेंट करने हो, बिल्कुल कंपोनेंट बार चार्ट की तरह। कंपोनेंट बार चार्ट में एक बार के कंपोनेंट बनाए जाते हैं, और पाई चार्ट में क्या करते हैं, एक सर्कल के कंपोनेंट्स बनाते हैं, एक सर्कल के सेक्टर्स बनाते हैं। तो मैंने एक सर्कल बनाना है, और सर्कल बनाने के बाद मैंने उसके 4 सेक्टर्स बनाने हैं। चलें, सर्कल बन गया, 4 सेक्टर बनाने, व्हीट, शुगर केन, मेज, लिंटल, 75। अब यहां 75 कैसे सेक्टर बनाए, क्योंकि यहां सेक्टर तो कुछ ऐसे करके बनेंगे, ये एक सेक्टर बन गया, ये दूसरा सेक्टर बन गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये कैसे। और आपको पता है कि ये एंगल से बनते हैं। यस, तो कैसे डिसाइड करना सेक्टर, तो हमने एक्चुअली इस हर सेक्टर का एंगल डिसाइड करना है। तो एंगल डिसाइड कैसे करना है, हर सेक्टर का एंगल हमने कैसे डिसाइड करना है। 4 सेक्टर बनाने हैं, हर सेक्टर का एंगल बनाना है। मैंने ऐसे ही उस डेटा सेट को ले लिया और एक सर्कल सही मैंने ड्रॉ कर दिया। एंगल ऑफ अ सेक्टर कैसे बनाना है, किसी भी सेक्टर का एंगल बनाना हो तो क्या करें, 75 जो कि इसका पार्ट है, ओवर 200 ओवर होल, 75 जो कि व्हीट का पार्ट है, ओवर 200। जी बताएं, वो रेज हैंड ना करें, बस मुझे आपकी आवाज आ रही है। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है जी, आउट ऑफ 1 नहीं है। यस, इसलिए आपको मैंने आउट ऑफ 1 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये एक्चुअली है आउट ऑफ 1, आउट ऑफ 1। इसका मतलब यह है कि अगर टोटल 1 केजी फर्टिलाइजर यूज हो, टोटल 1 केजी फर्टिलाइजर यूज हो, तो व्हीट क्रॉप के ऊपर इतनी फर्टिलाइजर यूज हुई है 1 केजी में से। अच्छा, इस दफा मैंने इसको 360 से क्यों सिर्फ दे दी है, एक्चुअली मैंने इसे बना क्या दिया है, आउट ऑफ 360 बनाया मैंने। तो मैंने व्हीट का ये जो डेटा सेट था 75 का, वो 200 में था, मैंने इसको कन्वर्ट करके आउट ऑफ 360 किया है। ये 360 क्यों किया भाई, हाँ जी, ये सर्कल के एंगल्स हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यूज किया ना मैंने। पहले मैं, जब आप आउट ऑफ 1 कर लेते हो ना, फिर मौजें लग जाती हैं,
50 से ज़रब दे दी आउट ऑफ 50 चले गया, 100 से ज़रब दे दी आउट ऑफ 100 चले गया, ऐसे परसेंटेज कहते हैं। 360 से ज़रब दे दी आउट ऑफ 360 चले गया, जो मर्जी कर दें। अब हमारी यूनिवर्सिटी जो होती है ना, हमारे पेपर होते हैं 60 नंबर के, 100 नंबर के, लेकिन हमारे जो फाइनल रिजल्ट बनता है स्टूडेंट का, फाइनल सारे पेपरों का, उसके टोटल 4 नंबर है, टोटल 4 नंबर है। तो हम सारे रिजल्ट्स को 4 नंबरों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स की, इसे हम सीजीपी बोलते हैं, ग्रेड पॉइंट एवरेज। 3.1 आ जाती है किसी के 2.7 नंबर आ जाते हैं, जिसके 1.5 से कम आते हैं वो यूनिवर्सिटी से आउट हो जाता है, उसे हम कहते हैं भी आपका फेल हो। तो 1.5 आउट ऑफ 4, तो हम ऐसे ही करते हैं, हम सारी कैलकुलेशंस करके उसे आउट ऑफ 1 बना के मल्टीप्लाई बाय 4 करके उसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो एंगल ऑफ अ सेक्टर बनाना है। 135 डिग्री का जो एंगल है वो व्हीट क्रॉप के लिए, 144 डिग्री का जो एंगल है वो शुगर केन के लिए। ये भी ऐसे बनाया गया है, 80 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 360, 144। मेस के लिए 54 डिग्री और लिंटल्स के लिए 27 डिग्री। तो मैंने अब एग्जाम में तो जाहिर है कि आपको ये पाई चार्ट ड्रॉ करना तो आएगा ही नहीं, लेकिन मैंने फिर भी अगर आपको रफली एक्सप्लेन करना चाहूं तो किस तरह से मैंने इसको रफली एक्सप्लेन किया है कि हमें पता है कि यहां तक 90 डिग्री होते हैं, यहां तक हाफ 180 डिग्री होते हैं, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री पूरे हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, 360 डिग्री जो है वो पूरे हो जाते हैं। 135 90 से 80 तक टोटल 90 डिग्री हैं, मैंने 10-10 डिग्री के कट लगा दिए, 10-10 डिग्री के। तो ये बन गया 100, 110, 120, 130 और 135। तो यहां पर मैंने तकरीबन 135 पे जाके लाइन लगा दी। अब इस 135 से आगे आपने मूव करना है, नेक्स्ट मूव करना है 135, यहां से 144 डिग्री और जाना है आगे, 144 डिग्री। बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको फर्ज करें, मैं अगर आपको कहता हूं कि 3 तक आप चले गए हैं, इस 3 से 7 और जाना है आगे, तो अगर आप कहां तक पहुंचेंगे तो 7 और चले जाएंगे। आप कहें जी 10 तक, तो 3 के बाद 7 और आगे जाना है। आप कहें जी टोटल 10 तक पहुंच जाए, तो आप 3 के बाद 7 ही आगे जाएंगे। तो ये 10 मैंने आपको कैसे फाइंड किया है, मैंने क्या किया, मैंने कहा जी कहां तक पहुंचे थे, 3 तक, कितना आगे जाना है, 7 और जाना है। मैंने 7 में ये 3 जमा कर दिया, मैंने कहा 10 तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, फिर अगर मैं ये कहूं आपको कि 10 तक आप पहुंच गए हैं, 10 के बाद 5 और आगे जाना है, तो क्या करें, उस 10 में वो 5 और जमा कर दें। आप कहें जी 15 तक पहुंच जाए, इस 10 के बाद 5 आगे जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, हर दफा पिछला डेटा उसमें ऐड करके जितना नेक्स्ट मूव करना होता है, क्या किया जाता है, पिछला डेटा उसमें मैं ऐड करके और नेक्स्ट मूव करता हूं। इसे हम कहते हैं क्यूमुलेट करना, इकट्ठा कर देना, ऐड कर देना। तो ड्रॉ करने के लिए आसान है कि ये तो चले बन गया है, तो क्या करें, आप ना इनके क्यूमुलेटिव एंगल्स बना दें। 135 तक पहुंच गए, 135 से आगे आपने मजीद जाना है 144, तो इसमें ये ऐड कर लें। 135 में अगर आप 144 ऐड करेंगे तो ये टोटल 279 बनता है। तो आप अगर 279 डिग्री पर पहुंच जाते हैं तो बेसिकली आप ये कह सकते हो, वो एग्जांपल कि जी 3 से आगे 7 जाना है, इससे आगे 7, तो आप 7 3 में ऐड करके 10 तक पहुंच जाए। 135 तक पहुंच गए, इससे आगे 144 जाना है, आप इसको ऐड करके 279 तक पहुंच जाएं, तो आप क्या करेंगे बीट पर। तो ये आपके पास 270 है राउंड अबाउट, ये रेड कलर से, तो ये मैंने मार्क किया हुआ है कि ये 279 है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली आप बीट से 144 डिग्री मजीद जो है वो आप मूव कर चुके हो। देन अब 279 डिग्री से 54 डिग्री मजीद मूव करना है। अगेन वही कॉन्सेप्ट,
कि 279 में अगर आप 54 डिग्री और ऐड करेंगे, जब आप 333 तक पहुंचेंगे तो आप एक्चुअली 279 से 54 डिग्री जो है वो मजीद आगे मूव कर चुके होंगे। तो 333 मैंने रफली सी फिगर बनाई हुई है कि राउंड अबाउट 333 जो है वो यहां तक आ जाता है, दैट इज द बेस। और फिर 333 से 27 डिग्री और मूव करेंगे तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा 360 डिग्री। तो देन दिस वन इज द लिंटल्स। तो अब आपने नोट किया है कि फौरन आपको पूरा गैस हो गया है कि किस तरह से ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, आप इस वक्त पूरा का पूरा जो सर्कल है वो एक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है और हर सेक्टर जो है वो उसमें से बता रहा है कि इसमें से इसका कितना हिस्सा है। अब आप इस ग्राफ को देख के फौरन कहेंगे कि मेनली जी व्हीट और शुगर केन ही फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, लिंटल्स तो बहुत कम फर्टिलाइजर, यूरिया फर्टिलाइजर जो है वो यूज हो रही है। और ये इस तरह के ग्राफ ना अक्सर वो जो इलेक्शन वगैरह होते हैं उसमें फर्ज करें ये आ जाता है कि ये जी पीटीआई के वोट्स हैं, ये नून लीग के वोट्स हैं, ये पीपी के वोट्स हैं, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स था। तो आप कहते हैं जी असल मुकाबला तो फिर पीटीआई और नून लीग का ही था, पीपी ने तो बहुत कम वोट लिए हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के भी कोई बहुत ज्यादा खास वोट नहीं थे। तो टोटल भी प्रेजेंट होता है और हर कंपोनेंट भी, और आपको रूटीन में वो में भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि जी अगर आपने पाई डायग्राफ में किसी भी सेक्टर का एंगल अगर आपने डिसाइड करना हो तो कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि पार्ट ओवर होल मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री, तो हर सेक्टर का एंगल जो है वो आपको आ जाता है। और इट मे बी कि आपको वो डेटा दे के कह दे जी मेज का जरा आप एंगल डिसाइड करें, तो 54 इसका एंगल जो है वो बनता है। ठीक है जी। तो बाकी जो आपके क्वेरीज हैं, आपके जो क्वेश्चन हैं, आप उसको पढ़ेंगे भी। जो आपको नोट्स दिए गए हैं पेज नंबर 12 नोट करेंगे आप, पेज 12, पेज नंबर 12, वहां पर ये सब का सब मैंने आपको ये ग्राफ पाई डायग्राम एग्जांपल 7 जो है उसके थ्रू मैंने जो है वो प्रेजेंट किया है। वो नोट चूंकि ये स्लाइड्स में मैंने आपको पहले बोल दिया ना कि मुझे ज्यादा मटेरियल कम जगह पर लिखना था, तो थोड़ा सा आपको आगे पीछे वो मटेरियल नजर आएगा, लेकिन वहां पर अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो बड़ा सीक्वेंशियली वो मटेरियल जो है वो आपको मिल रहा होगा। अब आपने एक दफा मेरे नोट्स पढ़ने हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, और फिर जितनी भी आपके पास क्यूरीज हैं वो आपने मुझसे कल जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे और यही पैटर्न रखा करेंगे है, और जो आपने सेल्फ रीडिंग पढ़कर आना है, खुद आपने पढ़कर आना है, वो होगा पेज 9। क्योंकि ये मेरा कल का लेक्चर होगा, मैं पहले बता दिया करूंगा जी कि क्या चीज आपको पढ़कर आनी पड़ेगी। पेज 9 पे एग्जाम्पल नंबर है 3। मैंने आपको कहा ना कि ये आपको मैंने एक्चुअली ग्राफ अलहदा डिस्कस किए हैं और टेबल अलहदा, लेकिन स्लाइड्स में ग्राफ और टेबल में साथ साथ डिस्कस कर रहा हूं। बहरहाल कल आपने एक तो पेज नंबर 12 पे आपको ये पाई डायग्राम की एग्जांपल मिल जाएगी जो मैंने अभी डिस्कस की है, और सेल्फ रीडिंग पेज जो है जो कि कल डिस्कस करना है। और अगर आप पढ़कर आएंगे तो आप ज्यादा कंफर्टेबल अपने आप को फील करेंगे कि मैं क्या आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो है पेज नंबर 19 पे एग्जाम्पल नंबर 3। ये आप लोगों ने पढ़कर आनी है, और आपकी जो क्यूरीज हैं वो इंशाल्लाह कल आपसे जो है वो आपसे ली जाएंगी। जो भी आपके क्वेश्चन है आप आपस में भी डिस्कस किया करें एंड देन आप मुझसे फाइंड करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज फॉर द डे।